नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं क्रश सिंड्रोम, क्रश इंजरी या इसको हम रीपरफ्यूजन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, किनको होता है, क्या कारण है और क्या इसका इलाज है, कैसे इसको हम क्योर करें, सभी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम लेंगे। क्या सिम्टम्स आएंगे। क्रश सिंड्रोम या क्रश इंजरी कब होती है? जब आपकी मसल्स पे एक्सेस प्रेशर होता है, मसल डैमेज होने लगती है, तब ये सिंड्रोम होता है। इसमें दो कॉजेज में डिफाइन किया गया है, एक होता है ट्रॉमेटिक कॉज, एक होता है मेडिकल कॉज। तो हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक कॉज की। जैसे कोई अर्थक्वेक आता है, कोई ये दीवार की छत है, ऊपर गिर जाए आप पे, तो आपकी जो मसल्स है, आपका बॉडी है, जो उसमें प्रेशर बनेगा दोनों साइड से, तो मसल डैमेज होगा, इश्कीमिया होगा और ये क्रश सिंड्रोम हो सकता है। या फिर इसको हम अंग्रेजी में ऐसा बोलेंगे, सिस्टेमिक इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी विच जनरेट्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर और डैमेज टू आवर मसल्स। मतलब आपकी मसल्स पे प्रेशर हो, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हैवी व्हीकल का, या फिर आपके पैर के ऊपर से टायर गुजर गया हो, कोई बस का या ट्रक का, मसल्स का चूरा हो गया हो, तो ये आपको क्रश सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। सिस्टेमिक रिएक्शन होगा इसमें। उसके बाद नॉन मेडिकल कॉजेज की हम बात करते हैं, ट्रॉमा से थोड़ा सा हटके। तो मेडिकल कॉजेज में आते हैं जैसे हैवी एक्सरसाइज, जिम में आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज की, किसी गर्ल को इंप्रेस करने के चक्कर में बहुत सारे डोले शोले लगा दिए, तो मसल इंजरी होगा, आपको मसल इश्कीमिया होगा, मसल डैमेज होगा, तो वो भी क्रश सिंड्रोम हो सकता है उससे भी। उसके बाद और क्या मेडिकल कॉज हो सकते हैं, जैसे कि आपको कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन रहा हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या ऐसी चीजों के कारण आपको ये क्रश सिंड्रोम, क्रश इंजरी हो सकती है। तो क्रश इंजरी में मेनली क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। जब आपका मसल डैमेज होगा तो आपकी बॉडी में एटीपी लेवल रिड्यूस हो जाएगा। तो मसल्स में जो हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स का काम क्या होता है, पोटेशियम को अंदर ले जाना, सोडियम को और कैल्शियम को बाहर फेंकना। तो जब मसल इंजरी होगा तो उस समय ये पोटेशियम को जो सेल्स है वो बाहर नहीं फेंक पाएंगे, तो हाइपरकैलीमिया होगा, आपकी बॉडी में पोटेशियम लेवल बढ़ेगा। पोटेशियम लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको अरिथमिया के चांसेस बनेंगे, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आपकी दिल की गति रुक सकती है, जान जा सकती है। उसके बाद और क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन रिटेन होने लगेगा, वो बाहर नहीं फेंक पाएगा। तो क्रिएटिन रिटेन होगा तो क्रिएटिन काइनेज आपकी बॉडी में बढ़ेगा, वो भी एक तरीके का जहर का काम करेगा। लैक्टेट आपकी बॉडी में रिटेन होने लगेगा, सेल से बाहर नहीं जाने से, इंजरी होने से, तो आपको लैक्टिक एसिडोसिस होने लगेगा, पीएच बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी में पॉइजन बढ़ने लगेगा। ये आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब ये जो क्रिएटिन है, यूरिया है, ये सब आपकी किडनी में जाएगा और आपकी मसल से रिलीज होगा मायोग्लोबिन या मायोहीमोग्लोबिन, ये जाके किडनी में स्टक होगा, आपको होगा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जिसकी वजह से एकेआई में पेशेंट चला जाएगा, एक्यूट किडनी इंजरी में, और एक्यूट किडनी इंजरी से ओलिगोरिया होगा, ओलिगोरिया से एन्यूरिया होगा और यूरिन आना बंद हो जाएगा। तो उस समय आपको ट्रीट कैसे करना है। उसके बाद आपको और क्या सिम्टम आ सकते हैं, हो सकता है आपको साइकोसिस हो, डिलीरियम हो, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट डेवलप हो, सांस लेने में डिफिकल्टी हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, ये सारे सिम्टम्स आपको डेवलप हो सकते हैं। उसके अलावा अब आपको कैसे पहचानेंगे, इसमें 6P's का रोल होता है, 6P या 7P हम बोल सकते हैं, जो हमें दिखेंगे क्रश सिंड्रोम, क्रश इंजरी के अंदर। क्रश सिंड्रोम में हमें फर्स्ट पी होता है पेन, दर्द होगा जिस भी रीजन में मसल्स हो रहा है। फिर पैरास्थीजिया हो सकता है आपको, पोइकिलोथर्मिया हो सकता है कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर तो आ रहा है 37, पर जिस लिम्ब में क्रश इंजरी हुई है उस हाथ में या पैर में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, हाइपोथर्मिया हो रहा है, उसमें हो सकता है 29 डिग्री सेल्सियस हो। उसके बाद हो सकता है आपको
पोइकिलोथर्मिया हो गया, पेलर हो गया, पेन हो गया, पैरास्थीसियाज हो गए, लास्ट में आता है पैरालिसिस। पैरालिसिस हो जाएगा मतलब तो आपका लिम्ब में अब पेन भी खत्म हो गया है, ऐसी सिचुएशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें बताते हैं कि ऐसा कौन सा साइन है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जो डेंजर हो सकता है, जो ये बताएगा क्रश सिंड्रोम है। तो वो होता है पेन ऑन पैसिव मूवमेंट। पैसिव एक्टिव मूवमेंट तो ये जिसमें हाथ को हिला रहा हूं, पैसिव मूवमेंट जैसे मैंने पकड़ के ऐसे हाथ को हिलाया और उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो ये बताएगा कि क्रश इंजरी हो रही है पेशेंट को। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे सूजन आ गया, स्वेलिंग आ गया। एक होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जैसे कि कोई ट्रक आपके पैर के ऊपर से गुजर गया तो पूरा ही चिथड़ा उड़ गया, मसल्स डैमेज होने लगे, तो ये भी चीजें रहती है। अब एक कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मैं बताता हूँ। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, जैसे कि आपका एक कंपार्टमेंट है, उसमें मसल भी है, बोन भी है, नर्व भी है, वेसल्स भी है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर जैसे बोन ब्रेक हुआ तो कंपार्टमेंट बढ़ता जाएगा और वहां कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। अगर 6 घंटे के अंदर पेशेंट आ जाता है तो आप फेसिएक्टोमी कर सकते हैं, उस कंपार्टमेंट को रिलीज कर सकते हैं ताकि लिम्ब सेव हो जाए। अब मैं आपको एक क्रश इंजरी का एग्जांपल दूंगा, बहुत ही अच्छा। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर एक क्लिनिकल रियल स्टोरी बताऊंगा। पहले समझते हैं हम क्रश सिंड्रोम के इलाज को। इसमें ट्रीटमेंट में हम हाइड्रेशन मेंटेन कराएंगे पेशेंट का, आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे, ब्लड लॉस है तो ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे। उसके अलावा हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, डायूरेसिस कराएंगे, और अगर डायलिसिस का जरूरत है तो क्रश सिंड्रोम में डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस का ऐसा होता है कि एक बार यूरिन बंद हो गया, किडनी काम नहीं कर रही, फेल हो गई, AKI में चली गई, तो उसके बाद क्या होता है कि डायलिसिस कई बार हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद यूरिन आना चालू हो जाता है, किडनी ठीक हो जाती है। कई बार 3 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी लगते हैं। ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो एक्यूट किडनी इंजरी में चले गए हैं और वो जल्दी ठीक हुए हैं। उसके बाद कुछ लोगों को जीवन भर भी डायलिसिस का जरूरत पड़ता है, और डिपेंड करता है सिचुएशन, टाइमिंग, हर चीज पे। अब बात करते हैं कि एक रियल केस सिनेरियो। अब मैं आपको और चीज बता दूं, इसमें सोडा बाइकार्ब देंगे, एसिडोसिस है तो पेशेंट को सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं। डायलिसिस होगा पेशेंट का, आईवी फ्लूइड्स देंगे। अगर पोटेशियम बढ़ रहा है, अरिथमिया नहीं आए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। उसके अलावा नेबुलाइजेशन हो सकता है। बाकी ट्रीट द कॉज, कारण को ट्रीट करो। मैं आपको एक लाइव केस भी बताता हूँ। एक पेशेंट है जिसके ऊपर से पैरों पे से ट्रक का टायर गुजर गया, दोनों, ये रियल केस है। इसमें भी उसको क्रश इंजरी हुई, मसल, वो हमारे पास आया टाइम पे पेशेंट। आप ये मान के चले 13 घंटे पे आ गया, टाइम पे नहीं। 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट आता है तो आप उसके लिम्ब को सेव कर सकते हैं। अब 13 घंटे पे पेशेंट आया है और पेशेंट को क्या है, ट्रक गुजर चुका है। अब वहां पे कंपार्टमेंट भी डेवलप हो गया है, 6 घंटे से ऊपर का टाइम भी हो चुका है, मसल भी डैमेज है। पर अब इसमें एक सिनेरियो मैं देता हूं कि वेसल्स में ब्लड नहीं आ रहा है। अब आप जैसे ही फेसिएक्टोमी करेंगे, वहां से चीरा लगाएंगे उस कंपार्टमेंट पे, तो वो ब्लड फ्लो आ जाएगा। तो क्या आपको फेसिएक्टोमी करनी चाहिए 13 घंटे बाद? अब मैं आपको बताता हूं, कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मरीज जिसको आपने फेसिएक्टोमी की, 13 घंटे हो चुके हैं, चाहे ब्लड सप्लाई आ जाएगा एंजियोग्राफी में, पर वो 24 घंटे से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मतलब अब आप उसके हाथ बचाने के चक्कर में उसकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अब जो ये मसल डैमेज थी, जहां पे वो टॉक्सिन्स रिलीज थे, जैसे लैक्टेट था, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज था, यूरिया था, पोटेशियम था, जो भी जहर था, पहले वो इस टॉपिकल रीजन में था, तो 13 घंटे पे कटिंग ही किया जाता है, लिम्ब को एम्पुटेट किया जाता है। वो सारा जहर पूरी बॉडी में फैलेगा और पेशेंट को किडनी में जाएगा, मायोग्लोबिन ये सब, और किडनी फेलियर, पेशेंट सेप्सिस में जाएगा और पेशेंट का जान को खतरा हो जाएगा। हाँ, एक केस में हम इस लिम्ब को सेव कर सकते हैं। आपको तुरंत पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेना है, इस चीज को रिलीज करना है, डायलिसिस रेडी होना चाहिए, आपके पास सारे ड्रग्स होने चाहिए, और तब उस सिचुएशन में आप पेशेंट का लिम्ब बचा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप छोटे मोटे सेंटर पे हाथ बचाने के चक्कर में आप अपना एंजाइटी तो शांत कर लेंगे, पर पेशेंट के साथ गलत हो जाएगा, उसकी जान जा सकती है। हाँ, अगर यही सिचुएशन 6 घंटे से पहले आता है पेशेंट आपके पास, तो आप उसका लिम्ब सेव कर सकते हो, आप उसकी जान बचा सकते हो, और जो इसके साइड इफेक्ट्स है वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर आपके भी परिवार में या फैमिली में या दोस्त में किसी को भी ऐसा क्रश सिंड्रोम या रीपरफ्यूजन इंजरी हुआ है और इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको इसके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अच्छा गाइडेंस चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस छोटे से ड्यूरेशन में, छोटे से टाइम में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, बहुत सारी चीजें इसके बारे में नहीं बता सकता। ऐसे केसेस हम लोग डेली देखते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, धन्यवाद।